Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another class of electrical machines. Today we will study the losses in DC generator, and then we will solve some numerical problems how to calculate these losses. और उसके बाद हम आर्मेचर रिएक्शन को स्टडी करेंगे और कम्यूटेशन का एक व्यू जो है वो आप लोगों को दिया जाएगा। ये हमारे डीसी मशीन्स का लेक्चर 5 है और वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स। जो डीसी मशीन्स है उसमें नॉर्मली 3 तरह के लॉसेस होते हैं। जो पहला लॉस है दैट इज़ कॉपर लॉस, उसके बाद आयरन लॉस है, फिर मैकेनिकल लॉस है। ठीक है, अगर आप देखें तो कॉपर जो है आपकी जो वाइंडिंग होती है, चाहे वो फील्ड वाइंडिंग हो चाहे वो आर्मेचर वाइंडिंग हो, तो कॉपर से आप करते हैं। उसका रीज़न ये है ड्यू टू गुड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, उसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है कॉपर का। कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर। जब आप वाइंडिंग करते हैं तो वाइंडिंग की अपनी एक रेजिस्टेंस होती है। व्हाट इज़ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज़ रो एल डिवाइड बाय ए, यानी रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डिवाइड बाय एरिया। सॉरी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक मटेरियल की अपनी रेजिस्टिविटी होती है, तो जब आप कोई भी कॉपर उठा लेते हैं तो उसका एरिया आप कंप्यूट करते हैं, उसकी लेंथ कंप्यूट करते हैं, और कॉपर की एक स्टैंडर्ड रेजिस्टिविटी है। तो ये सारी कैलकुलेशंस के बाद आपके पास जो है कॉपर का जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास आ जाता है। तो अगर हम बात करें तो कॉपर लॉसेस आपके पास आर्मेचर कॉपर लॉस हो सकता है, आपके पास शंट कॉपर लॉस हो सकता है, आपके पास सीरीज कॉपर लॉस हो सकता है। और फील्ड वाइंडिंग के ऊपर जो आपने जो कॉपर की वाइंडिंग की हुई है, तो सेपरेटली एक्साइटेड मशीन के केस में वो आप अलग से कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि जब आप शंट की बात करते हैं, जब आप सीरीज की बात करते हैं, तो शंट और सीरीज में अगर आपको शंट कॉपर लॉस गिवन हो तो उसमें आपका आर्मेचर के ऊपर जो कॉपर वाइंडिंग है और फील्ड के ऊपर जो कॉपर वाइंडिंग है वो दोनों इंक्लूडेड हो जाते हैं, क्योंकि शंट में वो दोनों पैरेलल में लगे होते हैं। सॉरी। इसी तरह अगर हम सीरीज कॉपर लॉस की बात करें तो सीरीज कॉपर लॉस जो है अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर सेपरेटली एक्साइटेड मशीन्स की बात की जाए तो सेपरेटली एक्साइटेड मशीन्स के केस में आपके जो आर्मेचर कॉपर लॉसेस है वो अलग होंगे और आपके जो फील्ड वाइंडिंग के कॉपर लॉसेस है वो अलग होंगे। उसके बाद आपके पास आयरन लॉसेस आ जाते हैं। तो डीसी मशीन्स के केस में आपके जो आयरन लॉसेस है तो वो आपके सिर्फ आर्मेचर में होंगे। ठीक है, वो आपके फील्ड वाइंडिंग में नहीं होंगे, क्योंकि उसका रीज़न ये है, आगे जब हम आयरन लॉसेस की मैथमेटिकल इक्वेशंस देखेंगे तो उसमें आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि जो आयरन कोर लॉसेस है देट आर डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। जितनी फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ेगी उतनी आयरन लॉसेस जो है आपके पास बढ़ेगी। और अगर हम स्टेटर को देखें तो बेसिकली स्टेटर को हम एक डीसी सोर्स से मैग्नेटाइज करते हैं, या हम उसे अगर सेल्फ एक्साइटेड की बात करें तो सेल्फ एक्साइटेड के केस में डीसी मशीन का जो आउटपुट होता है, डीसी जनरेटर की अगर हम बात करें तो उसका जो आउटपुट होता है वो एक डीसी पावर होता है, क्योंकि वो कम्यूटेटर से होके आता है और कम्यूटेटर का फंक्शन है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। चूँकि डीसी करंट की फ्रिक्वेंसी 0 होती है, इस वजह से आपके पास जो आयरन लॉसेस है वो फील्ड वाइंडिंग में मतलब जो फील्ड है उसमें ये लॉसेस नहीं होंगे ड्यू टू डीसी पावर एक्साइटेशन। आयरन
लॉसेस जो है ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर में एग्जिस्ट करेंगे डीसी मशीन्स के केस में। और उसका रीज़न ये है कि मैंने आप लोगों को वेरी फर्स्ट लेक्चर में, आई होप कि सेकंड लेक्चर मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी जनरेटर अगर आप उठा लें तो वहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो अल्टरनेटिंग होता है। तो आर्मेचर तक तो वो अल्टरनेटिंग होता है डीसी जनरेटर के केस में, लेकिन जब ये आर्मेचर से एक्सटर्नल सर्किटरी तक आता है तो ये ब्रशेस, कम्यूटेटर और ब्रशेस के थ्रू आता है। तो कम्यूटेटर का पर्पस उसको डीसी में कन्वर्ट करना है, लेकिन जो आर्मेचर में जो करंट या जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है वो इट्स सेल्फ अल्टरनेटिंग है। तो वहाँ पे अल्टरनेटिंग की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्वेंसी का होना लाजमी हो जाता है, ठीक है। तो ड्यू टू अल्टरनेटिंग करंट इन दी आर्मेचर आपके जो आयरन लॉसेस हैं वो आर्मेचर में होंगे। अब इसको आयरन लॉसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि आर्मेचर जिस लेमिनेशन से आप बनाते हैं, ठीक है, जिस लेमिनेशन से आप उसको बनाते हैं तो वो लेमिनेशंस जो है उसको वो आयरन से नॉर्मली बनते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको आयरन लॉसेस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आयरन लॉसेस जो है इसमें आपके पास हिस्टैरिसीस लॉसेस भी आ जाते हैं, ईडी करंट लॉसेस भी आ जाते हैं। अगर हम हिस्टैरिसीस लॉस की बात करें तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इट इज़ ड्यू टू मैग्नेटिक रिवर्सल, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और ईडी करंट लॉसेस की अगर हम बात करें तो ईडी करंट लॉसेस जो है ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कोई भी सोलिनॉइड हो तो उसको जब आप इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उसमें से फ्लक्स निकलना स्टार्ट हो जाता है, वो मैग्नेटाइज हो जाता है। तो जब वो मैग्नेटाइज हो जाता है तो वो अपना जो उसका इनर एरिया है उससे फ्लक्स निकलता है और वो फ्लक्स उसके इनर एरिया को कट करता है और उसकी वजह से उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है और उस ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो होता है। तो अगर उसका एरिया ज़्यादा है, इलेक्ट्रिकल एरिया की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिकल एरिया से मुराद ये है कि मतलब अगर उनकी लेट्स सपोज एक सॉलिड पीस है तो वो बड़ा सॉलिड पीस है तो उसका इलेक्ट्रिकल एरिया ज़्यादा है। मतलब इलेक्ट्रिकल एरिया से मुराद कि वो कनेक्टेड एरिया जिसको हम रेजिस्टेंस के मेजरमेंट में हम काउंट करते हैं, ठीक है। और अगर उसको हम लेमिनेट करते हैं तो उसका एरिया तो वो रहेगा लेकिन इलेक्ट्रिक एरिया उसका कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक एरिया से अगेन मेरा मुराद हो जब आप उसको लेमिनेट करते हैं ना तो एक लेमिनेशन शीट में और दूसरे लेमिनेशन शीट में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं रहता, तो उस वजह से उसका जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिकल एरियाज है वो कम हो जाते हैं, तो उसको ईडी करंट लॉसेस कहते हैं। इसके अलावा मैकेनिकल लॉसेस भी होते हैं जिसमें फ्रिक्शन लॉसेस और विंडेज लॉसेस आते हैं। एक और लॉस होता है जिसे हम स्ट्रे लॉसेस कहते हैं। सो स्ट्रे लॉसेस वो तमाम जो है लॉसेस काउंट होते हैं जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जब कोई इलेक्ट्रिक मोटर जो है आप उसको ऑपरेट करते हैं तो वो एक साउंड क्रिएट करता है, तो इट इज़ इम्पॉसिबल, नियरली इम्पॉसिबल कि उन चीज़ों को आप काउंट करें। तो वो चीज़ें जो है उसको हम स्ट्रे लॉसेस में काउंट करते हैं। अब वन बाय वन इन लॉसेस को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आयरन लॉसेस को अगर हम देखते हैं तो आयरन लॉसेस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ हिस्टैरिसीस एंड ईडी करंट लॉसेस, ठीक है। Due to the rotation of the iron core in the armature and the magnetic flux of the field folds, there are some losses taking place continuously in the core and are known as iron losses, और इसको core losses भी बोलते हैं। आयरन लॉसेस और कोर लॉसेस ये सिनोनिम्स हैं। इसमें आपके हिस्टैरिसीस लॉसेस आ जाते हैं, ईडी करंट लॉसेस आ जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी डीपली अबाउट द हिस्टैरिसीस लॉसेस। हिस्टैरिसीस लॉसेस जैसे मैंने आप लोगों को सेकंड लेक्चर, पहले लेक्चर में बताया था, जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हिस्टैरिसीस लॉसेस जो है
दिस लॉस इज ड्यू टू दी मैग्नेटिक रिवर्सल। ठीक है, मैग्नेटिक रिवर्सल क्यों होता है? क्योंकि आपके आर्मेचर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो अल्टरनेटिंग होता है। ठीक है, तो वो मैग्नेटाइज होता है, वो डीमैग्नेटाइज होता है, और आपका जो हिस्टैरिसीस लूप बनता है तो उसमें जो रिटेनिटिविटी होती है वो दूसरे साइकिल में वो उसको ख़त्म किया जाता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो हमारी लॉस होती है, क्योंकि कोई यूजफुल काम नहीं करता। सो यहाँ पे ये बात जो है ये बात पॉइंट जो है वो नोट करने के काबिल है कि आपके जो हिस्टैरिसीस लॉसेस है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। हिस्टैरिसीस लॉस जो है वो पहला आपका जो हिस्टैरिसीस कोएफिशिएंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हिस्टैरिसीस कोएफिशिएंट का क्या मतलब है? अगर आप लोगों को याद हो तो पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुछ हिस्टैरिसीस लूप्स दिखाए थे, जिसमें कुछ मटेरियल्स का हिस्टैरिसीस लूप जो था वो बड़ा था और कुछ का कम था। तो जिनका ज़्यादा था हिस्टैरिसीस लूप ज़्यादा बन रहा था तो इनका ये हिस्टैरिसीस कोएफिशिएंट जो था वो ज़्यादा था। ठीक है, और जिन मटेरियल्स का कम बन रहा था, जिनका एरिया कम था, तो उसका ये हिस्टैरिसीस कोएफिशिएंट जो था वो कम था। ठीक है, इसी तरह आपके जो B है, सो दिस रिप्रेजेंट फ्लक्स डेंसिटी, और जितनी आपके पास फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उतना आपके पास जो हिस्टैरिसीस लॉस है वो ज़्यादा होगा। इसके अलावा ये फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है और वॉल्यूम आपकी कोर पे भी डिपेंड करता है। जितने कोर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतने आपके पास हिस्टैरिसीस लॉसेस जो है वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे चीज़ें नोट करें कि हिस्टैरिसीस लॉस जो है इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी हमेशा अल्टरनेटिंग करंट की होती है, तो अल्टरनेटिंग करंट के केस में आपके पास ये हिस्टैरिसीस लॉस जो है ये एग्जिस्ट करेगा और डीसी करंट के केस में नहीं करेगा। चूँकि आर्मेचर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है वो अल्टरनेटिंग होता है, तो इस वजह से आपका जो ये हिस्टैरिसीस लॉस है ये आर्मेचर में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, now let's move toward the eddy current loss. So eddy current loss जो है ये भी हम पहले लेक्चर में मैं आप लोगों को थोड़ा सा गो थ्रू करवा चुका हूँ। यहाँ पे आप देखें, पहले इनकी अंग्रेजी आप पढ़ लें कि when the armature core rotates it also cuts the magnetic flux, hence any is induced in the body of the core according to the laws of electromagnetic induction. This EMF, though small, setups large current in the body of the core due to its small resistance. This current is known as eddy current. The power loss due to the flow of this current is known as eddy current loss. This loss would be considerable if solid iron core were used. यहाँ पे कह रहे हैं कि this is your armature, ठीक है, ये एक solid piece से बना है। तो जब ये solid piece से बना है तो जब ये रोटेट होगा, ठीक है, ये आर्मेचर कोर जब रोटेट होगा तो ये फ्लक्स लाइंस जो है इस आर्मेचर को कट करेंगे। तो जब ये इसको कट करेंगे तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उस ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो होगा। ये आप देख रहे हैं करंट फ्लो होगा। तो जब इसमें करंट फ्लो होगा तो वो करंट जो है अपने इनर कंडक्टर को कट करेगा, अपने इनर एरिया को कट करेगा और इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो उस ईएमएफ की वजह से जो करंट फ्लो करेगा वो ज़्यादा होगा। किस केस में? कि अगर आपका ये जो आर्मेचर है ये एक सॉलिड कंडक्टर से मिलके बना है। ठीक है, सो अगर ये एक सॉलिड कंडक्टर से मिलके बना है तो इट्स मीन कि इसका एरिया ज़्यादा है, और जब एरिया ज़्यादा होता है तो इट्स मीन कि इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है, और जब रेजिस्टेंस कम होगा तो अगेन इट्स मीन कि यहाँ ये जो करंट है ये ज़्यादा होगा, और ये करंट इतना ज़्यादा भी हो सकता है कि आर्मेचर के ऊपर आपने जो वाइंडिंग की हो उस वाइंडिंग की जो इंसुलेशन है वो जल जाए और आपका जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो शॉर्ट सर्किट हो जाए। तो इस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस आर्मेचर को बजाय एक सॉलिड पीस में बनाने के
इसको हम लेमिनेट करते हैं, यानी इसको छोटे छोटे पीसेस में काट के सॉरी छोटे छोटे पीसेस में काट के इसको एक स्क्रू से टाइट करते हैं, दरमियान में इंसुलेशन डाल देते हैं, तो इनका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि इंडिविजुअल्स का एरिया जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो इडी करंट है इसका इफेक्ट जो है ये कम हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपके पास ये इडी करंट लॉस है ये है के बी स्क्वेयर एफ स्क्वेयर टी स्क्वेयर वी स्क्वेयर। नाउ व्हाट इज बी? बी इज द फ्लक्स डेंसिटी, यानी जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा तो ज़्यादा फ्लक्स इसका आर्मेचर कंडक्टर्स को कट करेगा और ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, अगेन आपके पास अगर ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाएगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन द फ्लक्स फ्रिक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल, जो मैग्नेटिक रिवर्सल की फ्रिक्वेंसी है उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगेन ये डीसी के केस में ये लॉसेस जो है ये ज़ीरो होंगे, क्योंकि फ्रिक्वेंसी वहाँ पे ज़ीरो होती है। सॉरी, थिकनेस ऑफ ईच लेमिनेशंस, आपके पास हर एक लेमिनेशन जितना थिक होगा उतना ये कम होगा। ठीक है, सो ही रिप्रेजेंट्स द थिकनेस ऑफ ईच लेमिनेशन। वी रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ आर्मेचर कोर, जितना बड़ा आर्मेचर कोर होगा तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा और ये लॉसेस जो है ये नोटेबल होगा। ठीक है, so this was all about eddy current loss. Now we have to move toward the other losses that are called the copper losses. So copper losses की अगर हम बात करें तो सिंपली आपके पास जो रेजिस्टर के ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर जो लॉसेस होते हैं तो सेम तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है कि आर्मेचर कॉपर लॉस अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो देट विल बी इक्वल टू कि आर्मेचर में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसका स्क्वायर और आर्मेचर की जो रेजिस्टेंस है। ठीक है, सो द आर्मेचर कॉपर लॉस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर ए। आई आपके पास वो करंट है जो आर्मेचर से फ्लो कर रहा है और आर ए आपके पास वो रेजिस्टेंस है जो आर्मेचर की जो वाइंडिंग की रेजिस्टेंस है। ठीक है, RA is the resistance of armature and interpoles and series field winding. This loss is about to 30 to 40% of the full load loss. Keep in mind कि आपके पास ये जो कॉपर लॉसेस होते हैं ये लोड ये वेरिएबल होते हैं, ये एक चीज़ आप नोट करें। इसी तरह जो फील्ड कॉपर लॉसेस है, ठीक है, फील्ड में भी कॉपर लॉसेस होते हैं क्योंकि कॉपर लॉसेस का जो ताल्लुक है वो फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, और ये गेन करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो करंट जो है वो वेरिएबल होता है। इनिशियली अगर मोटर की बात करें हम तो इनिशियली अगर मोटर पे लोड कम है तो वो कम करंट ड्रा करेगा और जब आप मोटर पे लोड बढ़ाओगे तो उसका करंट बढ़ेगा। तो आपके पास ये जो कॉपर लॉसेस है ये आपके पास वेरिएबल लॉसेस है। ठीक है, कॉपर लॉसेस आर वेरिएबल लॉसेस और आपके पास ये जो कोर लॉसेस है, आयरन लॉसेस है, यानी ईडी और हिस्टेरेसिस करंट लॉसेस फिक्स लॉसेस है। फिक्स लॉसेस इस वजह से है क्योंकि जब आप मोटर ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड होता है, फ्रीक्वेंसी उसकी फिक्स्ड होती है, फ्लक्स उसकी फिक्स्ड होती है, ये जो आपके पास हिस्टेरेसिस कोएफिशिएंट है ये कांस्टेंट होता है। तो इसको हम फिक्स लॉसेस बोलते हैं। और जो आपके पास, क्योंकि यहाँ पे आप देखें यहाँ पे कोई भी लॉस जो है वो करंट डिपेंडेंट नहीं है। इसी तरह आप अगर ईडी करंट्स को देखें तो ईडी करंट्स भी मतलब करंट के ऊपर डिपेंड नहीं है, इन इस फार्मूले में कहीं पे भी करंट का जिक्र नहीं है। सो इस वजह से इसको हम कांस्टेंट लॉसेस बोलते हैं। ठीक है, और जो आपके पास कॉपर लॉसेस होते हैं, कॉपर लॉसेस बेशक वो फील्ड वाइंडिंग के कॉपर लॉसेस हो, वो आर्मेचर को। अच्छा, एक में इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात भी आप लोग याद रखें। अगेन आप लोग ये पूछेंगे कि यहाँ पे जो फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स डेंसिटी आप लोग ये सोचेंगे, एक वैलिड क्वेश्चन बनता है
कि फ्लक्स डेंसिटी भी तो करंट डिपेंडेंट है, क्योंकि करंट जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, करंट जितना ज़्यादा होगा उतना फ्लक्स ज़्यादा होगा ना, ठीक है। सेल्फ एक्साइटेड की केस में, सेल्फ एक्साइटेड की केस में आपका जो लो आर्मेचर जो है वो आपके फील्ड वाइंडिंग के साथ या तो सीरीज़ में लगा होता है या पैरेलल में लगा होता है। तो सीरीज़ में भी अगर लगा है या पैरेलल में भी अगर लगा है तो जितना आर्मेचर करंट बढ़ेगा उतना जो है फ्लक्स भी बढ़ेगा। ऐसा ही है, क्योंकि आर्मेचर करंट जब बढ़ेगा ना तो क्या बढ़ेगा, उससे फ्लक्स भी बढ़ना चाहिए। लेकिन मैंने आप लोगों को मैग्नेटिक सैचुरेशन का एक कॉन्सेप्ट दिया था, तो यहाँ पे प्रैक्टिकली होता ये है कि आपका जो मोटर है वो फुली सैचुरेटेड होता है, यानी मज़ीद करंट बढ़ाने से या कम करने से उस पर इफेक्ट नहीं होता। यानी आपका मोटर जो है अगर वो नो लोड पे वो इतना करंट ड्रा कर रहा है कि इट मीट्स द मैग्नेटिक सैचुरेशन, ठीक है। सो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये अक्सर इंटरव्यूज में पूछा जाता है। इवन मैं अभी भी अगर कहीं पे इंटरव्यूज के लिए जाता हूँ तो ये चीज़ें पूछी जाती है। ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये आप ना सोचें कि सर जॉब स्विच कर रहे हैं, मैं IST में बहुत खुश हूँ, मैं कोई जॉब स्विच नहीं कर रहा। IST में जीना है मरना है, लेकिन इंटरव्यूज में जाने से आपका एक एक्सपीरियंस हो जाता है, एक एक्सपोजर हो जाता है। जब आप कहीं टेस्ट के लिए बैठ जाते हैं तो इसका आपको बहुत फ़ायदा होता है। रीज़न ये है कि आपको पता चल जाता है कि आजकल ट्रेंड क्या है, ट्रेंड का पता चलता है कि भाई आजकल टेस्टों में कौन से सब्जेक्ट्स या कौन से मटेरियल्स को ज़्यादा टच करता है, या इंटरव्यूज़ में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फिर आप अपने जूनियर्स को और अपने स्टूडेंट्स को आप बेहतर गाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉपर लॉसेस एंड आयरन लॉसेस। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ लॉसेस जो है फिक्स्ड है और ये कुछ जो है ये वेरिएबल है। इसी तरह फ्रिक्शन लॉसेस को हम कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि वो कैलकुलेट करना मैकेनिकल वालों का काम है, दैट इज़ नॉट आवर वर्क। सो वो लॉस कैलकुलेट करना जो है हम मैकेनिकल इंजीनियर्स के ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक है। जो फ्रिक्शन लॉसेस है हमें तो बस वो लॉसेस जो है मिल जाते हैं कि इतने फ्रिक्शन लॉसेस है, क्योंकि वो लॉसेस जो है उसको कैलकुलेट करने के कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और वो सारी चीज़ों के बैकग्राउंड में मुझे जाना पड़ेगा। तो वो इलेक्ट्रिकल मशीन्स के जो स्कोप है उससे फिर थोड़ा बाहर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास किसी भी मशीन्स के 3 इफिशिएंसीज होती है। एक आपके पास मैकेनिकल इफिशिएंसी है, एक इलेक्ट्रिकल इफिशिएंसी है, एक ओवरऑल इफिशिएंसी है। अब मैकेनिकल इफिशिएंसी का क्या मतलब है? मैकेनिकल इफिशिएंसी का मतलब ये है कि जितना मैकेनिकल आप इनपुट दे रहे हो, ठीक है, जितना मैकेनिकल इनपुट आप दे रहे हो उससे आपके पास आर्मेचर में कितने वाट्स जनरेट होते हैं, ठीक है। मैकेनिकल इफिशिएंसी का क्या मतलब है? इनपुट और आउटपुट, यानी आउटपुट और इनपुट का रेशो, ठीक है। आउटपुट क्या है? यानी आपका जो ईएमएफ जनरेटेड ईएमएफ है, ठीक है, और जो उस ईएमएफ की वजह से जो करंट है उसको आप जो मैकेनिकल पावर जो आप दे रहे हैं उनका रेशो अगर आप लें तो दिस विल बी मैकेनिकल इफिशिएंसी। इसी तरह इलेक्ट्रिकल इफिशिएंसी का क्या है? यानी अगर मैकेनिकल इफिशिएंसी की बात मैं करूं तो यानी दिस पावर डिवाइड बाय दिस पावर, यानी आप जो इनपुट पावर है, ठीक है, उससे आयरन और फ्रिक्शन लॉसेस को निकाल ले तो आपके पास ये पावर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू मैकेनिकल इफिशिएंसी। इसी तरह इलेक्ट्रिकल इफिशिएंसी क्या होगी कि दिस और दिस। इलेक्ट्रिकल इफिशिएंसी के केस में आपका इनपुट ये होगा, आपका आउटपुट ये होगा, यानी जितना आप ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी वजह से जितना करंट, यानी यहां पे कहने का मकसद ये है कि आर्मेचर में जितना इलेक्ट्रिक पावर डेवलप होता है ना वो आपका इनपुट पावर होता है इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी के केस में, और आपके पास जो इलेक्ट्रिक सर्किट में पावर अवेलेबल होता है, ठीक है,
क्योंकि कॉपर लॉसेस ने भी तो आगे होना है ना, ठीक है, कॉपर लॉसेस ने भी होना है। तो कॉपर लॉसेस निकाल के, ठीक है, ये आपके पास एफिशिएंसी बन जाती है। दिस विल बी इनपुट पावर एंड दिस विल बी द आउटपुट पावर। सो आउटपुट पावर कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम द इनपुट पावर बाय सब्ट्रैक्टिंग द कॉपर लॉस, ठीक है। सो ये आपके पास क्या हो गया, ये हो गई जी इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। ओवरऑल और कमर्शियल एफिशिएंसी, कमर्शियल एफिशिएंसी के केस में आप इन दो को लेंगे, ये आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट है, तो ये कमर्शियल एफिशिएंसी है, ठीक है। सो ये तीन किस्म की एफिशिएंसी है। इसको ओवरऑल एफिशिएंसी भी बोलते हैं कमर्शियल, क्योंकि ये ओवरऑल आप इस पूरे उसको कंसिडर कर रहे हैं। अगेन दिस और दिस का रेशो, यानी दिस और दिस का रेशो क्या होगा जी, ये आपके पास मैकेनिकल एफिशिएंसी, इस और इसका रेशो क्या होगा जी, दिस विल बी योर इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, और ओवरऑल और कमर्शियल एफिशिएंसी विल बी रेशो ऑफ दिस, रेशो ऑफ दिस। मतलब इन दोनों का रेशो अगर आप ले तो दिस विल बी योर ओवरऑल और कमर्शियल एफिशिएंसी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स, उसका जो पावर फ्लो डायग्राम है। अब हम इस पे एक तो छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे। सॉरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए जो कंडीशन है उसको हम देखेंगे कि आपके पास मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी। सो मैक्सिमम एफिशिएंसी आपके पास तब होगी, ठीक है, पहले मैक्सिमम एफिशिएंसी, पहले आप एफिशिएंसी निकालें फिर उसको मैक्सिमाइज करें। तो एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी इज द रेशो ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय द रेशो ऑफ इनपुट। आउटपुट क्या है, VI, इनपुट क्या है, आउटपुट प्लस लॉसेस। आउटपुट इज VI, लॉसेस में आपके पास आर्मेचर लॉसेस आ जाते हैं, और WC का क्या मतलब है, कोर लॉसेस। WC का क्या मतलब है, कोर लॉसेस। तो कॉपर लॉस, कोर लॉस और आउटपुट को जब ऐड करते हैं तो दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स आउटपुट, सॉरी दिस बिकम इनपुट। अब ये जो आपके पास IA है तो ये I प्लस ISH के बराबर होता है, क्योंकि आपका जो आर्मेचर करंट है जब वो आर्मेचर से निकलता है तो कुछ आउटपुट पे जाता है और कुछ शंट पे जाता है, यानी फील्ड वाइंडिंग पे जाता है। तो अब आपके पास तीन सिनारियोज हैं। पहले सिनारियो में अगर आपका शंट फील्ड और आपका, यानी आपका जो फील्ड वाइंडिंग है और आर्मेचर वाइंडिंग है, अगर वो सीरीज में लगे हुए हैं तो आपके पास ये सेम होगा, यानी I और IS जो है वो सेम होगा क्योंकि सीरीज में लगा होगा, ठीक है। अगर आप शंट की बात करें तो फिर ये सेम नहीं होगा, बल्कि I बहुत ज्यादा होगा और शंट करंट बहुत कम होगा। अगर आप कंपाउंड की भी बात करें तो ये बहुत नेग्लिजिबल होगा। सो आपका जो शंट करंट होता है दिस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू लोड करंट। तो उस केस में आपका जो I है और आर्मेचर करंट और आपका जो लोड करंट है वो बराबर हो जाता है। तो इस चीज को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसको हम वो कर सकते हैं, मतलब नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उसका इतना इफेक्ट नहीं होता। सो आपके पास फाइनल कैलकुलेशन आ गई, आउटपुट इज VI, दिस इज इनपुट। नाउ दिस इज VI, ये आपके पास एफिशिएंसी आ गई। अब देखें, मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी चीज को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज करने के लिए इस अगर हम अच्छा इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं
तो इस इक्वेशन को हम मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं? हम उसको इस तरह मैक्सिमाइज कर सकते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये मिनिमाइज हो जाए। तो जब 1 को हम मिनिमम पे डिवाइड करेंगे तो ये मैक्सिमम रिजल्ट देगा। तो इसको अगर हम किसी तरीके से मिनिमाइज करें तो हमारे पास एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो ये मिनिमम कब होगा? जब इसका आप डिफरेंशियल ले, यानी इसका डेरिवेटिव ले और उसको 0 के बराबर कर दें। ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है कि किसी भी चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए आप उसको डिफरेंशिएट करते हैं और वो जो डिफरेंशिएशन होती है उसको आप 0 के बराबर लेते हैं और आगे अपनी कैलकुलेशन करते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू करंट जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आपके पास आर ए डिवाइड बाई वी आ जाता है और ये माइनस डब्ल्यू सी बाई वी आई स्क्वेयर आ जाता है। ठीक है, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि आई स्क्वेयर आर ए इज इक्वल टू डब्ल्यू सी। अब आप मुझे बताएं कि डब्ल्यू सी को हमने क्या कहा था कि दीज आर कोर लॉसेस। इसको हमने क्या कहा था? इसको हमने कांस्टेंट लॉसेस कहा था, इसको हमने वेरिएबल लॉसेस कहा था। वेरिएबल इस वजह से कहा था क्योंकि जब आप लोड चेंज करते हैं तो ये जो आपका करंट है ये वेरी करेगा। सो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन इन लोड आपका ये जो लॉस है ये क्या होगा? ये वेरी करेगा और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इसका करंट के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। सो आपके पास जो है द एफिशिएंसी आपके पास मैक्सिमम तब होगी जनरेटर की जब आपके पास वेरिएबल लॉसेस और कांस्टेंट लॉसेस बराबर हो जाए। कहने का मकसद ये है कि अगर आप किसी जनरेटर के ऊपर इतना लोड डालें कि वो इतना करंट ड्रा करे कि